बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। यारम, ये मेरा आईडी कार्ड है। वो तो आईडी कार्ड, पासपोर्ट और हनीमून की टिकट साथों में लिए बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ, ये तुम्हारा है, तुम्हें याद नहीं? तुमने फ़ोटो बनवाया था और इन पेपर्स पे अपने साइन भी किए थे। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना इसमें? वो कार्ड पर अपना फ़ोटो देखते हुए बोली थी। यारम बेइख्तियार मुस्कुराया था। तुम हो ही बहुत खूबसूरत। उसका माथा चूमते हुए प्यार से उसके हाथ से पेपर्स ले लिए, क्योंकि उसे हनीमून और पासपोर्ट से ज़्यादा अपना कार्ड बनने की खुशी हो रही थी। 2 दिन के बाद हम यहाँ से अपने हनीमून टूर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तुम्हारी सारी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तुम्हें फेक पासपोर्ट से दुबई बुलाया गया था, वो सब कुछ भी ठीक करवाना होगा। यार, हमने कुछ सोचते हुए कहा। उफ यारिम, अगर आप मुझे ठीक तरीके से यहाँ बुलाते तो ये सब कुछ नहीं होता ना। एक और मुसीबत, पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों थी? रूह टेढ़े मेढ़े मुँह बनाती लेट गई। हाँ, तो तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा था। वो उस पर झुकता जोर से इसका गाल चूमते हुए बोला। यारिम, हम कहाँ जाएंगे? वो एक्साइटेड होकर उसकी तरफ करवट लेकर पूछने लगी थी। आइसलैंड। उसने इसके गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए कहा। यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं, फ्लाइट में 11 साढ़े 11 घंटे लग जाते हैं। या अल्लाह, 11 साढ़े 11 घंटे? इतनी देर हम कैसे बैठेंगे जहाज़ में? वो इसके मज़ीद करीब होकर पूछने लगी, वैसे ही जैसे तुम पाकिस्तान से दुबई तक बैठी थी। पाकिस्तान से दुबई बहुत दूर है ना? आइसलैंड भी दुबई से बहुत दूर है। वहाँ पर जहाज़, वहाँ पर पहाड़ है। यार, हमने इसकी बातें सुनते हुए सोने के लिए आंखें बंद की तो वो इसके मुंह पर हाथ रखकर पूछने लगी थी। वो अक्सर ऐसे ही बात करते हुए सोते थे, लेकिन आज शायद रूह के सोने का कोई इरादा ना था। हाँ, वहाँ पर पहाड़ है, बर्फ़ है, समंदर है और बहुत सर्दी है। अक्टूबर के एंड में दुबई में खासी गर्मी थी, सिर्फ रात के वक्त थोड़ी बहुत सर्दी लगती। लेकिन यहाँ के लोग तो इतने नाजुक थे कि अभी से कंबल लेने लगे, जबकि रूह को तो अपने ऊपर कंबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर रात में यारम गलती से इस पर कंबल डाल लेता तो वो जल्दी से हटा देती और कहती, इतनी गर्मी में आप कैसे कंबल लेके सोते हैं? जबकि इस इलाके में समंदर के करीब होने की वजह से काफ़ी ठंड पड़ रही थी। रात ऐसे ही गुजरी। सारी रात यारम इसकी बातें सुनता रहा। मुझे आइसलैंड में घूमने फिरने की बातें, वो मुझसे ऐसे आइसलैंड में घूमने फिरने की बातें कर रही थी। यारिम सुनकर हंसने लगा। वहाँ बहुत सर्दी है मेरी जान। हाँ, जैसे यहाँ आपको बहुत सर्दी लगती है, बिल्कुल वैसे ही। ना, मैं पहले बता देती हूँ, हम सारी जगहों पर घूमने जाएंगे। खबरदार जो आप वहाँ जाके बिस्तर में घुसे। वो भी इसी से धमकियाँ दे रही थी। वो जब भी सोने लगता फिर से कोई बात याद आ जाती। सारी रात सोती जागती कैफियत में गुजर गई, जबकि रूह तो एक सेकंड के लिए भी ना सोई थी। सुबह उठते ही नाश्ता करके यारम अपने काम पर जाने लगा। तो वो हनीमून पर जाने से पहले सारा काम निपटा देना चाहता था। वो दरवाजे पर रुक के रूह का इंतज़ार करने लगा, जो कि किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। रूह यार, जल्दी आओ, मुझे काम पे जाना है, उसने पुकारा तो जल्दी जल्दी हाथ साफ करती हुए किचन से बाहर निकली थी। रूह यारम से हाइट में काफ़ी कम थी। यारम को इसके सामने मुकम्मल झुकना पड़ता। यारम इसके सामने झुका था और हमेशा की तरह उसने शर्माते हुए उसके सर पर बोसा दिया। ये आदत इनके निकाह की रूह से बरकरार थी, जबकि यारम को इसकी ये आदत सबसे प्यारी लगी थी। इसके सर पर प्यार करके वो हमेशा शर्माती और इस प्यारी सी अदा पे यारम के डिम्पल नुमायां होते। फिर यारम ने दरवाज़ा बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसकी रूह ने तकमील करते हुए फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया था और एक बार फिर से आइसलैंड के बारे में सोचने लगी। कल तकरीबन 1 घंटा फातिमा बी से बातें करती रही थी। वो इनसे घर का नंबर भी मांगा था, लेकिन फातिमा बी ने कहा कि इन्हें तो कभी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कल या परसों वो इसके घर जाकर इसकी अम्मी का नंबर ले लेंगी। वो चाहती थी कि वो आज ही अम्मी से बात कर ले, क्योंकि यारम ने कहा था कि हनीमून पर कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शारिफ ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले टकराव इसका लैला से ही हुआ था। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। क्या मसला है तुम्हें? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया वो ही बहुत है। तुमने डेविल की नज़रों में मुझे गिराने की कोशिश की लैला। मुझे लगा था तुम चाहे कितनी भी मतलबी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करोगी।
बहुत गलत सोच थी मेरी। मैं ये सोचता था कि तुम डेवल को समझती हो, तुम उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम उसके काबिल ही नहीं हो। शारिफ ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए ज़बान संभाल कर बात करो लैला। तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो और अगर एक भी लफ्ज़ और कहा तो ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से दौड़ा था, जबकि लैला तो इसका अंदाज़ और लहजा देख कर रह गई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ लैला, अगर तुमने मेरी बहन की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी दोस्त थी। उसने थी पर जोर दिया और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया, जबकि लैला सुर्ख चेहरा लिए उसे जाते हुए देख रही थी। फुरकान भाई मेरी मदद करें, डेविल ने मेरे भाई को मार दिया मेरी आंखों के सामने। आप यकीन नहीं करेंगे उसने मेरे भाई को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। उसने मेरे सामने उसके मुंह में तेजाब से भरी हुई बोतल डाल दी। उसकी सारी नसें गल चुकी थी। भाई वो मेरे सामने मर गया, मैं कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो मेरे पास मौजूद सारी वीडियोस भी डिलीट करवा चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। फुरकान भाई आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। विक्रम दादा भी हमारे खिलाफ हैं, उन्हें भी ये काम पसंद नहीं था, वरना वो इस मामले में मेरी मदद ज़रूर करते, लेकिन उसे डेविल के काम करने का अंदाज़ पसंद है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से डेविल की लाश देखना चाहता हूँ। राशिद इस वक्त अपने सामने सोफे पर बैठे फुरकान की मिन्नतें कर रहा था। फुरकान का बहुत बड़ा गैंग था, वो अपने आप में बहुत पावर रखता, उस इलाके पर हुकूमत करता था, पर डेविल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता। तुम फिक्र मत करो राशिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ तक बात विक्रम दादा की है, तो हम इनको सिर्फ यही बताएंगे, डेविल के हाथों तुम्हारा भाई मारा गया, ये नहीं कि वो क्यों मारा गया। विक्रम दादा हमारा साथ ज़रूर देंगे और फिर लगे हाथों मैं भी डेविल से अपने पुराने हिसाब चुकता लूँगा। लेकिन डेविल को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं। वो बाज की नज़र रखता है, शेर की तरह दहाड़ना जानता है तो चीते की तरह चीरना जानता है। वो इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। ऊपर से इसकी कोई कमज़ोरी भी नहीं, ना दोस्त, ना साथी, ना औरत, ना दौलत। आखिर किस तरह से हम इसको मात दें? डेविल को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं, लेकिन हम विक्रम और एक साथ हो जाएं तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा। तुम सब कुछ संभाल लोगे ना? खिजर मुझे शिकायत का मौका ना मिले, और शारिफ की तरफ से तो हरगिज़ नहीं। वो इस वक्त खिजर को सारा काम समझा रहा था, वो अपने पीछे खिजर को छोड़ कर जा रहा था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुमसे तुम ठीक से अपना हनीमून एंजॉय करना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और शारिफ की तरफ से भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं लैला की कोई गारंटी नहीं दे रहा। वो सरफिरी लड़की 3 दिन से यहाँ नहीं आई, और आज आई है तो बाहर बैठी अपनी फैशन की दुकान खोल रखी है। मैंने इसे कहा भी थोड़ा काम पे ध्यान दो तो कहती है जिस पर ध्यान देती थी उसे तो मेरा ध्यान ही नहीं। मुझे तो लगता है उसका दिमाग घूम गया है। खिजर लैला से काफ़ी उकताया हुआ था, जो किसी को खातिर में ही नहीं ला रही थी, जबकि हैकिंग का सारा काम सिर्फ लैला कर रही थी, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ यार। उनके आर्डर पर खिजर ने फ़ौरन उसे बुलाया और अगले 5 मिनट में वो उसकी कैबिन में थी। देखो लैला, अगर तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो। मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर नहीं चाहिए। डेविल ने 2 टोक लहजे में बात की। मैंने कब कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है? मैं आज ही सारा काम निपटा दूंगी। लैला जानती थी कि डेविल उसे वापस वहीं पर भेज देगा जहाँ से वो उसे लाया था, और वहाँ वापस तो मरते दम तक वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिकायत इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। तुम जा सकती हो, जाओ अपना काम करो। अगले आर्डर पर लैला फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। वो दूसरी लड़की कहाँ है? डेविल ने मासूमा का पूछा था। वो शारिफ के साथ साइट पर काम देखने गई है। शारिफ ने कहा था कि वो दोनों साइट पर काम करेंगे और वो शारिफ की मदद करेगी। शारिफ को साइट पर काम करने के लिए कब से मदद की ज़रूरत पड़ने लगी? डेविल ने पूछा था। जब से मासूमा मोहतरम आई हैं, खिजर ने जलकर जवाब दिया। वो बैठी सोच रही थी कि आइसलैंड में जाने के लिए वो कौन सी किस्म के कपड़े पैक करेगी। दरवाजे की घंटी बजी। अरे ये कौन आ गया यार? इनका तो अभी वापसी का टाइम नहीं हुआ। ज़रूर शारिफ आई होंगे, वो सोचते हुए दरवाजे की तरफ आई थी। दरवाज़ा खोला तो सामने वो इंसान खड़ा था। उसे पहचानना इसके लिए मुश्किल ना था। ये तो वही इंस्पेक्टर था जो इसे इस दिन यार उनके ऑफिस छोड़ के आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुरा कर पूछा।
वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मेरे शौहर घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। रूह को यारिम की बातें याद आई थी। यारिम ने उसे बताया था कि ये आदमी उसे फंसाना चाहता है। इट्स ओके, ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो ढीठों की तरह मुस्कुराया। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था कि आप जानती हैं कि आपका शौहर क्या काम करता है। सारिन फ़ौरन अपने मतलब की बात पे आया था। जी हाँ, वो एक कंपनी चलाते हैं। रूह ने फ़ौरन जवाब दिया। किस किस्म की कंपनी? सारिन ने फिर से पूछा था। वो कोई दवाइयों की कंपनी चलाते हैं। किस किस्म की दवाइयाँ? जान बचाने वाली दवाइयाँ, रूह ने जवाब दिया। बहुत गलत मालूमात दी गई हैं आपको। आपके शौहर जान बचाने वाली दवाइयाँ नहीं बल्कि जान लेने वाले असले की खरीद और फरोख्त करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। आई एम सॉरी रूह, लेकिन तुम्हारा शौहर एक कातिल है, दुबई का एक बहुत बड़ा डॉन। डॉन का मतलब समझती हो तुम? गुनाहों की दुनिया का बादशाह। एक कातिल जिसकी नज़रों में किसी की जान की कोई अहमियत नहीं। चटाक की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था उसके चेहरे पे। खबरदार, जो आपने मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा, मेहरबानी फरमा के यहाँ से चले जाएं, या फिर मैं गार्ड को बुलाकर आपको धक्के मरवा कर यहाँ से बाहर निकलवाऊँ। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। रूह, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारा शौहर इतना अच्छा नहीं है जितना वो बन रहा है। वो तुम्हें धोखे में रख रहा है, बहुत पछताओगी। रूह, मेरी मदद करो। ऐसे इंसान की आम दुनिया में कोई जगह नहीं है, उसकी जगह जेल के अंदर है। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। डेवल का मतलब समझती हो? शैतान। वो एक शैतान है रूह, और इंसानों की दुनिया में शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है। बस करें खुदा के लिए और चले जाएं यहाँ से। रूह तकरीबन चिल्लाते हुए बोली थी। उसके मुंह पर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सारम काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन रूह ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद वो चला गया तो रूह ने यारिम को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। वो फ़ोन पर भी मुसलसल रो रही थी। वो तो शुक्र है यारिम, आपने ये सारी बातें पहले ही मुझे बता दी, वरना न जाने ये गिरा हुआ आदमी मुझे आपके ख़िलाफ़ क्या क्या बताता। आपको पता है वो क्या कह रहा था? वो कहता है कि आप कातिल हैं, आपने फ़ोन किए हैं लोगों के, लेकिन मैंने भी उसे बता दिया कि आप ऐसे नहीं हैं और ना ही आप ऐसा कभी कर सकते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी और उसका हर आंसू यारिम के दिल पर गिर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था सारिम, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहा है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जारी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।